Good morning, girls. We will continue with टोपी शुक्ला। इसके पहले यह घटना हुई थी कि दादी ने टोपी को बहुत डांटा था क्योंकि टोपी के मुंह से अम्मी शब्द निकल गया था। उसके बाद उसकी माँ ने भी उसे बहुत मारा। फिर सबने पता किया कि इसने किसके साथ मित्रता की है। जब उन्हें मालूम पड़ा कि अरे वो तो कलेक्टर का लड़का है, तब उनके पिता ने अपना गुस्सा त्याग दिया और अपना निजी स्वार्थ पूरा किया। लेकिन उस दिन टोपी बहुत निराश हो गया। उसे ऐसा लगा कि वह इफ़न की दादी से उसने अपनी दादी की तुलना की और उसे ऐसा लगा कि वह इफ़न से ऐसा कहे कि तुम्हारी दादी को मेरे घर भेज दो और मेरी दादी तुम अपने घर ले जाओ। नाउ वी विल कंटिन्यू। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। टोपी इतना निराश था, इतना मासूम था कि उसे इफ़न की दादी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो उसे कहानियां सुनाती थी, उससे बहुत अच्छी बातें करती थी। और टोपी की दादी तो बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव की थी, हमेशा टोपी को डांटती डपटती थी। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए, हमरी दादी तब बोलियो तुही लोगन को बोली थी। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने जवाब दिया। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे। इफ़न ने साफ इनकार किया। उसने कहा कि मेरे पिता बिल्कुल नहीं मानेंगे और मुझे फिर कहानी कौन सुनाएगा। इफ़न ने भी अपना स्वार्थ देखा। यदि मैं अपनी दादी तुम्हारे घर भेज दूंगा तो मुझे रात में कहानियां कौन सुनाएगा। क्या तुम्हारी दादी को 12 वर्ष की कहानी आती है। यानी ये दोनों बच्चों के मासूम सवाल। फिर टोपी इतना निराश हो गया, पहले से ही वो निराश था, अपने घर से ही वह निराश था, इतना पिट चुका था वह कबाब के ऊपर। और अब जब उसे लगा कि सिर्फ एक ही ऐसा मित्र है जो मेरी मदद कर सकता है, फिर जब उसने इप्पन से कहा कि तुम अपनी दादी हमारे घर भेज दो और हमारी दादी तुम्हारे घर ले जाओ, जब उसने इनकार किया तो वो पूरी तरह निराश हो गया। और उसने क्या कहा कि तू हमें एक तो दादियों ना दे सकते हो, यानी क्या तुम मुझे एक दादी नहीं दे सकता। तो ये मासूम सा सवाल जब टोपी के मुंह से निकला तो टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। यानी वो इतना निराश पहले से ही था, और ज्यादा इफ़न के इनकार करने पर वो और ज्यादा निराश हो गया और उसने अपने ही दिल के टूटने की आवाज सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अम्मू अब्बू की अम्मा भी तो है, इफ़न ने कहा। तब बात टोपी को समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी, इफ़न ने पूछा। टोपी ने कहा हाँ। तो फिक्र मत करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। तो चौथी क्लास के बच्चों का ये जो वार्तालाप चल रहा था, इफ़न को भी दादी ने बताया था कि जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है वह मर जाता है। उसने कहा कि तुम्हारी दादी भी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी दादी ने कहा था कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। तो टोपी को तो इतना क्रोध था अपनी दादी के ऊपर, उसने कहा हमारी दादी ना मरी है, यानी हमारी दादी नहीं मरेगी। तो इफ़न ने कहा मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है। ठीक उसी वक्त एक नौकर आया इफ़न के घर से और उसने बताया कि इफ़न के दादी की मृत्यु हो गई। ठीक, और उसके बाद इफ़न घर चला गया तो टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। यानी जो एक अकेला व्यक्ति था, उसका मित्र इफ़न, जिससे वह अपने दिल की बात कहने आया था, उसने भी दादी देने से इनकार कर दिया और उसकी दादी की मृत्यु हो गई तो वो उसे छोड़कर घर चला गया। और ये जो टोपी था वह एक तरफ बैठकर स्कूल में ही रोने लगा। शाम को जब इफ़न के घर गया तो वहां सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु दादी के न होने पर, एक दादी के न होने पर टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। तो जब शाम को वह इफ़न के घर गया तो घर में पूरा सन्नाटा था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन क्योंकि दादी नहीं थी तो इफ़न के लिए वह बिल्कुल खाली सा था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। ने इतने दिन वह दादी से मिला,
उससे उसने कहानियां सुनी, बहुत बात की, लेकिन फिर भी आज तक उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन सब बातों का पाबंद नहीं होता। खाना खिलाना ये सब से प्रेम नहीं बढ़ता है। टोपी और दादी में तो एक ऐसा संबंध हो चुका था कि यदि इरफान के दादा भी जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे कि टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे। चिल्ड्रन, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एक लाइन लिखकर कहा जाता है कि इसे स्पष्ट करो, तो इन्हें उसके आगे पीछे का आपको लिखना होता है। तो टोपी और इरफान की दादी के बीच इतना ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम हो गया था। इसका कारण क्या था कि टोपी भी अपने घर में बिल्कुल अकेला था और इरफान की दादी भी अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। और इसलिए लेखक ने लिखा कि इरफान के दादा यदि जीवित भी होते तो भी वे इस प्रेम के संबंध को बिल्कुल नहीं समझ पाते जैसे कि टोपी के घर वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों अलग अलग अधूरे थे, इन्हें अलग अलग घरों में थे, दोनों अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। जब टोपी इरफान के घर जाता, दादी से बात करता, तो उसे पूर्णता का अनुभव होता कि उसका अपना कोई है। वैसे ही दादी, क्योंकि दादी की भाषा पूर्वी थी, टोपी की भाषा भी वैसी ही थी, टोपी की माँ की भाषा भी वैसे ही थी। तो जब दादी टोपी की भाषा सुनती और उससे बात करती तो उसे भी अपने मायके वाला ऐसा कुछ उसके अंदर भावना आती और इसलिए दोनों के बीच एक अलग सा प्रेम संबंध था। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था, दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। आई टोल्ड यू, यहाँ प्यासे थे इसका मतलब यही है कि टोपी भी अपने घर में अकेला था, उससे प्यार करने वाला घर में नहीं था। वैसे ही दादी, दादी की भाषा अलग होने के कारण वो अपने पूरे घर से बिल्कुल अलग थी। हालांकि इरफान उनसे बहुत प्रेम करता था, उनसे कहानियां सुनता था, लेकिन फिर भी जो प्रेम उसे चाहिए था, जो मातृभाषा उसकी जो पूर्वी भाषा थी, ठीक है, इन्हें जो गांव वाली भाषा होती है, वह टोपी के मुंह से सुनकर दादी को बहुत अच्छा लगता था। दोनों अपने अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। ठीक है, अपने घरों में वे अजनबी थे, इन्हें अलग थे और इतने भरे पूरे घर में बिल्कुल अकेले थे, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया। तो जब दोनों मिलते तो दोनों को बहुत अच्छा लगता, अपना अकेलापन उन्होंने मिटाया। एक 72 वर्ष की थी और दूसरा 8 साल का। दादी की उम्र 72 थी, 72, और दूसरा था 8 वर्ष का। तो ये जो पैराग्राफ है ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी में से क्वेश्चन आता है और आई थिंक पीछे भी इसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया। पुरसा दिया यानी जैसे सांत्वना देते हैं, कंडोलेंस। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, 8 साल का बच्चा, तो उसने इसी प्रकार इरफान को सांत्वना दी कि तेरी दादी की जगह यदि मेरी दादी मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। इरफान के पास भी कोई जवाब नहीं था, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था क्योंकि वो अभी छोटा था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका पिता एक नौकरी करता हो जिसमें बदली होती है। चिल्ड्रन, ये जो तारीख दी है 10 अक्टूबर 1945, इस दिन इरफान का के पिता का ट्रांसफर हो गया था। ने वास्तव में इस तारीख का कोई महत्व नहीं है, लेकिन टोपी के जीवन में ये बहुत बड़ी घटना है कि उसका एकमात्र मित्र उससे अलग हो गया और यह बात टोपी के लिए बहुत मायने रखती है। फिर उस दिन उसने कसम खाई कि वो किसी ऐसे दोस्ती से किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें कि बदली होती है ना, ट्रांसफर होता है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। इरफान की दादी के मरने के बाद
थोड़े ही दिनों बाद उनका तबादला यानी उनका ट्रांसफर हो गया। इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह जो उस बंगले में रहने आए थे, उनके तीनों लड़कों में से किसी ने टोपी को अपना दोस्त नहीं बनाया। अब ये दूसरी कहानी शुरू हो जाती। अभी तक इरफान की कहानी थी, अब इरफान की कहानी यहाँ पर समाप्त। अब जो दूसरे कलेक्टर आए उस बंगले में रहने के लिए, ठाकुर हरिनाम सिंह, उनके 3 लड़के थे, लेकिन तीनों को अपने कलेक्टर के लड़के होने का एहसास था और इसलिए उन्होंने टोपी को बिल्कुल मुंह नहीं लगाया, न उससे दोस्ती नहीं की। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था और गुड्डू था तो बराबर का, लेकिन केवल अंग्रेजी बोलता था। यह बात भी थी कि उन तीनों को एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी तो टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया, क्योंकि माली भी पहचान का था और चपरासी भी। ये दोनों इरफान के घर में भी थे और इसलिए उन्होंने टोपी को पहचान लिया, तो उसने अंदर आने के लिए उन्हें कहा। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। उसने हाथ उठाया तो गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउस दैट हेड माली एम्पायर था, यानी उनका जो हेड माली था वह एम्पायर था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल इतना ही समझ सका कि जैसे ही ये तीनों हाउस दैट बोलते हैं तो इसका मतलब होता है आउट और उंगली उठा देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा हुआ यूं? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी का जवाब। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। जैसे यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है। भृगु नारायण। तो उन्होंने कहा बीलू ने एम्पायर को आवाज दी, ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अ चपरासीज? उसने कहा नहीं साहब। एम्पायर ने कहा शहर शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, बट ही लुक सो क्लमजी, बीलू बोला। टोपी ने कहा अकड़ कर, अपनी जबनियां संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हूँ। तो टोपी की भाषा तो अपनी भाषा थी, उसे अंग्रेजी तो आती नहीं थी। और फिर उसने कहा कि तुम जबान संभाल के बोलो, एक ही थप्पड़ में नाचने लगोगे। फिर ये तीनों को तो बहुत क्रोध आया। ओ यूं, बीलू ने हाथ चला दिया तो टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को चिश्कार दिया, यानी अपने कुत्ते को उसके पीछे लगा दिया। जब पेट में 7 सुइयां भुकी, यानी जब उसे 7 बड़े बड़े इंजेक्शन लगे, तब टोपी के होश ठिकाने आए। फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि आखिर वह करे क्या, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं है। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी थी सीता, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया। सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। चिल्ड्रन, इसका मीनिंग ये है कि जो उनकी बूढ़ी नौकरानी थी सीता, वो उसका दुख दर्द समझती थी, क्योंकि उसे समझ में आता था कि सभी लोग इसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो जो टोपी था वो उसके पल्लू में चला गया ना, उसी की तरफ हो गया, उससे वो प्रेम करने लगा, उसमें अपनी माँ ढूंढने लगा। लेकिन सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि सीता को घर में छोटे बड़े सब डांट देते थे, वैसे ही टोपी को भी घर में छोटे बड़े सब डांटने लगे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इन्हें अब ये जो टोपी है यह सीता के छाया में रहने लगा और उसी के जैसे दूसरे लोग उसके साथ घर में नौकरों को जैसे डांट देते थे, वैसे ही इसको भी डांटने लगे। We will continue, children. Good morning, girls. We will continue with टोपी शुक्ला। अभी तक कहानी यहाँ पर पहुंच गई थी
कि जो नए कलेक्टर के लड़के थे उन्होंने टोपी को बिल्कुल मुंह नहीं लगाया, इन्हें उसे कोई भी महत्व नहीं दिया। और जब कल एक बार टोपी कलेक्टर के बंगले में गया और कुछ बहस के दौरान उन्होंने अपने अल्सेशियन को शिश्कार दी, इन्हें टोपी के पीछे दौड़ा दिया। अल्सेशियन ने जब उसे काटा और टोपी को पेट में 7 सुइयां यानी 7 इंजेक्शन लगे, तब टोपी के होश ठिकाने आए। फिर वो कभी भी उस कलेक्टर के बंगले के वहां नहीं गया। लेकिन अब क्या हुआ, ये बिल्कुल अकेला हो गया। उसका मित्र चला गया, घर में सबका व्यवहार उसके पैसे प्रति वैसे ही रूखा व्यवहार था, तो उसे प्यार ही नहीं मिल रहा था। अब उसके घर में एक बूढ़ी नौकरानी थी, सीता। वो उसी की छाया में चला गया क्योंकि वह उसके दुख दर्द को अच्छे से समझती थी। और इसलिए जैसे सीता को छोटे बड़े सब डांट लेते थे, वैसे ही टोपी का भी हाल हो गया कि घर में कोई भी, छोटा भाई भैरव भी उसे डांट लेता। बड़े से बड़े तो सब उसे डांटते ही थे, मारते भी थे। तो इन्हें इस प्रकार टोपी का जो जीवन था अब दयनीय स्थिति में चला गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से एक उसका मित्र चला गया। तो इरफान के पिता का ट्रांसफर हो गया था और अब टोपी बिल्कुल भी अकेला हो गया। सिर्फ एक उनकी जो नौकरानी थी, सीता, वह उसका ख्याल रख। उस नौकरानी ने उसे समझाया कि टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वो बहुत पीटा था। एक बार की घटना का यहाँ पर वर्णन है कि मुन्नी बाबू और भैरव से उसने क्या किया था, तो बहस की थी। दाज करने का मतलब होता है यहाँ पर बराबरी करना। कि बात यह थी कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, लेकिन क्या था कि मुन्नी बाबू को वह पसंद नहीं आया था। लेकिन बना तो वो मुन्नी बाबू के लिए था। जब मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया तो वो किसे दे दिया गया, तो टोपी को। अब टोपी को इस बात का एहसास था कि यह उसके लिए नहीं बना है, ये एक प्रकार से उत्तरन है, यानी दूसरे का है। अब बड़े भाई का ही इसे मिला है, यह उसके लिए नहीं बना था। इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने वह कोट तुरंत एक दूसरी नौकरानी, उसका नाम था केतकी, उसके बेटे को दे दिया। वो तो बहुत खुश हो गया, इतना नया कोट उसे मिल गया। लेकिन जब एक बार नौकरानी को कोई चीज हम दे देते हैं तो फिर उससे वापस नहीं लिया जाता। इसलिए पूरे परिवार ने यह निर्णय किया कि इस जाड़े में टोपी को कोई भी कोट नहीं दिया जाएगा। टोपी जाड़ा खाएगा, जाड़ा खाएगा यानी ठंड सहन करेगा। तो टोपी ने फिर बहस लड़ाई कि हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, हम तो भात खाएंगे। तो सुभद्रा देवी ने उससे कहा, क्योंकि टोपी का भी जो एक प्रकार से स्वभाव कैसा हो गया था, चिड़चिड़ा, वो अपनी दादी से भी बहस लड़ा लेता था। तो उसकी दादी ने कहा कि तुम जूते खाओगी। तो टोपी ने अपनी दादी का मजाक उड़ाया और कहा कि आपको ये नहीं मालूम कि जूता खाया नहीं जाता, जूता तो पहना जाता है। फिर दादी फिर चिल्लाई, तुम दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो क्या हम इनकी पूजा करें? टोपी ने मुन्नी बाबू को कहा। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। इन्हें दादी को फिर एक मौका मिल गया, बहुत ज्यादा क्रोध किया, पूरे घर में हल्ला मचा दिया। तो जब ऐसी कोई घटना होती है तो राम दुलारी ने फिर किया, टोपी को पीटना शुरू कर दिया। टोपी की फिर बड़ी बुरी हालत हो गई। इन्हें उसके साथ वैसे ही क्या हुआ था, तो अन्याय हुआ था, उसे नया कोट नहीं मिला था। जब उसने इसका विरोध किया, हालांकि उसका विरोध करने का जो तरीका था वो थोड़ा गलत था, लेकिन फिर भी टोपी की हालत दयनीय हो गई। राम दुलारी ने फिर उसे बहुत मारा। तो वो किसकी शरण में गया, तो फिर सीता की। सीता ने उसे समझाया कि तुम तो अब 10वीं में पहुंच गए हो, तुम्हें दादी से ऐसे ऊंची आवाज में या फिर अकड़ कर बहस नहीं करनी चाहिए। आखिर वो तुम्हारी दादी है, बड़ी है। सीता ने तो आसानी से कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया है। अब यहाँ पर है कि टोपी 10वीं क्लास में कैसे पहुंचा, इसका वर्णन किया गया है कि वह आसानी से नहीं पहुंचा था। 10वीं में पहुंचना आसान नहीं था। 10वीं में पहुंचने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले,
2 साल तो वो फेल ही हुआ। 90 में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंचा। यानी क्लास 9th तक तो वो आ चुका था, लेकिन 9वीं से 10वीं में जाने के लिए उसे 3 साल लगे। पहली बार जब वह फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए। यानी जो मुन्नी था वह फर्स्ट आया और भैरव छठे में, क्लास 6 में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया, क्योंकि मुन्नी बाबू फर्स्ट आ गया और भैरव भी छठे में था, वह भी पास हो गया। फेल कौन हुआ? सिर्फ टोपी। तो वैसे ही घर वालों को कोई ना कोई कारण चाहिए उसका अपमान करने के लिए, उसे डांटने और पीटने के लिए। अब तो उन्हें कारण मिल गया। जो भी बात होती जबान की नोक पर रख लिया, यानी हर कोई भी बात होती उसे उसके फेल होने का एहसास जरूर कराते। बहुत रोया टोपी। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था। गाउदी यानी मूर्ख। वह मूर्ख नहीं था, बहुत तेज था। कारण क्या था कि उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी उसे कोई ऐसी चीज लाने मार्केट भेज देती जो घर की नौकरों से नहीं मंगाई जा सकती थी, या फिर भैरव कई बार तो उसकी कॉपियों के हवाई जहाज ही उड़ा देता। तो ये था उसका पहले साल फेल होने का कारण। अब दूसरे साल क्या हुआ कि उसे टाइफाइड हो गया और फिर वह परीक्षा नहीं दे सका। अब तीसरा वर्ष था, वह 9वीं में था। उसका कोई अब दोस्त भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो 8वीं वाले थे वे 10वीं में पहुंच गए थे। यानी जो उसके बराबरी वाले थे वे 10वीं में पहुंच गए, और जो 7वीं वाले थे वो उनके साथ थे। चिल्ड्रन, जब क्लास में फेल होता है बच्चा तो उसके साथ वाले सब कहाँ चले जाते हैं? तो अगली कक्षा में। और जो 8वीं वाले थे अब उनके साथ उसने दूसरा साल बिताया। अब वे कहाँ पहुंच गए? 10वीं में, क्योंकि उसे दूसरे साल तो टाइफाइड हो गया था। ठीक है, तो जो 8वीं वालों के साथ वो पढ़ रहा था दूसरे साल, वो कहाँ चले गए? अब 10वीं में चले गए, लेकिन टोपी अभी भी 9वीं में ही। अब 7वीं कक्षा वाले अब उसके साथ थे, यानी टोपी का 9th में ये तीसरा साल था। पहली बार 9th वाले 10th में पहुंच गए थे जब पहले साल टोपी फेल हुआ। फिर दूसरे साल वो 8वीं वालों के साथ बैठा। 8वीं वालों के साथ भी उसे टाइफाइड होने के कारण एग्जाम उसने नहीं दी, तो 8वीं वाले भी कहाँ पहुंच गए थे? तो अब 10वीं में थे। अब जो 7वीं वाले थे उसके, अब वो उसके साथ 9th में बैठ रहे हैं 2 साल के बाद। तो उनके बीच वो एक अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता, ये थोड़ा बड़ा दिखता था क्लास में। वह अपने भरे पूरे घर की तरह ही अपने स्कूल में भी अकेला था। अब तो क्लास के मित्र भी नहीं थे। ठीक है, अब वो तो जो 7वीं कक्षा वालों के साथ उसको 9th में बैठना पड़ रहा था। मास्टरों का भी यही हाल था कि उन्होंने नोटिस लेना बिल्कुल छोड़ दिया। यानी जैसे घर में उसे ताने दिए जाते थे वैसे ही स्कूल में भी स्कूल के टीचर्स भी उनको उसको ताने देते थे, उसका बिल्कुल नोटिस नहीं लेते थे। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए जब टोपी हाथ उठाता तो मास्टर उससे जवाब ही नहीं पूछते थे। लेकिन जब टोपी बार बार हाथ उठाता था तो अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने क्या कहा कि 3 बरस से तुम यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल यानी 10th का एग्जाम देना है, तुमसे अगले साल पूछ लूंगा। पार साल यानी अगले साल, यानी अगले साल भी तुम इसी क्लास में बैठे रहोगे। इस प्रकार जो टीचर्स थे, जो शिक्षक थे टोपी के, वे भी टोपी पर व्यंग कसते थे कि तुम 3 साल से किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो पूरा याद ही होगा। एक काम करते हैं, तुमसे हम अगले साल पूछ लेंगे, यानी अगले साल भी तुम इसी क्लास में बैठोगे 9th में, लेकिन इनको तो 10th में जाना है। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। यानी उसे इतना अपमान और इतनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ पूरी क्लास के सामने जब उसे ऐसा डांटा कि वो काले रंग पर एक लाली दौड़ गई। बहुत ज्यादा शर्म आई उसे। जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वो बिल्कुल ही मर गया। यानी
वैसे ही उसे अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी। और जब सर की टीचर की बात पर पूरी क्लास हंस दी तो वो मानो शर्म के कारण मर ही गया। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। इन्हें एक बार तो इंग्लिश के टीचर ने उसे ताना दिया, और उसी दिन क्या हुआ, ब्रेक में अब्दुल वहीद एक लड़के का नाम है कि उसने ब्रेक में उसे ऐसा व्यंग कसा, तीर मारा यानी ऐसा व्यंग कसा कि टोपी बिलबिला गई, यानी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा भी था। अब टोपी के पिता नीले तेल वाले और ये लाल तेल वाले, इनके कुछ ऐसे अपने आविष्कार होते थे कि हमने इस तेल का आविष्कार किया जो नीला है, हमने लाल, तो इनके प्रसिद्धि का एक प्रकार से तकिया कलाम है कि ये लाल तेल वाले हैं। तो उसके पिता भी डॉक्टर थे, और जब उस वो तो बहुत होशियार था, उसने उसे ब्रेक में ऐसा ताना मारा कि वो बिलबिला उठा, और टोपी को फिर अपमान अपमान का घूंट पीना पड़ा। उसने कहा, बलभद्र, कि तुम हम लोगों में क्यों घुसते हो? तुम 8th क्लास वालों से दोस्ती कर लो, क्योंकि हम लोग तो निकल जाएंगे, तुम्हें अगले साल 8th वालों के साथ ही बैठना पड़ेगा, इसलिए तुम हमसे दोस्ती मत करो 9th वालों से। अभी इसी साल तुम 8th वालों से ही दोस्ती कर लो, क्योंकि अगले साल तुम्हारे काम आएंगे। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे इस साल पास होना है। फिर बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले यानी टोपी के पिता चुनाव में खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा है, क्या उसमें कोई पढ़ लिख सकता है? यानी घर में खूब लोगों का आना जाना, पार्टी के लोग, मीटिंग, चुनाव प्रसार, लाउड स्पीकर, हर तरह से कैसा था, तो बहुत डिस्टरबेंस था, बहुत ज्यादा उसके घर में लोगों का आना जाना था, और टोपी इस माहौल में पढ़ नहीं सकता था। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में सन्नाटा पसरा, और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास हो जाना ही काफी था। वाह दादी, इन्हें इस साल टोपी पास हो गया। फिर दादी ने इस पे व्यंग कसा कि वाह भगवान, नजरे बद से बचाए, इन्हें बुरी नजर से बचाए। रफ्तार तो बहुत अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए, यानी तीसरे साल 3rd डिवीजन पास हो गए। तुम्हारी जो आगे बढ़ने की रफ्तार तो बहुत ही अच्छी है, बुरी नजर से तुम्हें भगवान बचा कर रखे। तो चिल्ड्रन, दिस इज द चैप्टर टोपी शुक्ला। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आई सेंड अनदर वीडियो। आपको पूरा पार्ट पढ़ना है, क्योंकि इसके बीच से भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही। टोपी शुक्ला में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में पूछकर या कोई एक वाक्य लिखकर उसका आपको एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। तो यू हैव टू see the video and you have to learn the chapter. Okay.